पार्टी आज उसी रास्ते पे समाज और देश को ले जा रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। फखरुल हसन चांद जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और विनोद मिश्रा जो कि कंसल्टिंग एडिटर है हमारे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ शुरू करना चाहें और ये समझना चाहें कि ये किस तरह का समाजवाद है, और अगर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है दरअसल किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए। और एक बयान अभी आपने जो हमारी बाइट के तौर पर सुना, ये सभी लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है और इसलिए हम उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। ये बात कभी समझ में नहीं आई, जरा इसको भी आप समझाने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप कह सकते हैं निखिल, मैं अभी की रिपोर्ट पे आता हूँ कि जब वो सत्ता में नहीं होते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए संविधान खतरे में आ जाता है। तो यही बात तो राहुल गांधी भी हर भारत जोड़ो यात्रा अभियान में कहते हैं, यही बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता नहीं है। सत्ता में होते हैं तो संविधान होता है, सत्ता में नहीं होते हैं तो संविधान खतरे में है। अब यही बात, जबकि आपकी जो आज की रिपोर्ट है मैं उस पर आता हूँ कि ये देखिए, ये परिवारवाद और वंशवाद की बात जब आप कहते रहे हैं तो ये सिर्फ एक आरोप नहीं है। ये आरोप के साथ साथ आप उनका एक दम भी देखिए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नीच शब्द का व्यवहार करते हैं तो जाहिर सी बात है सपा के अध्यक्ष जो है उनका भी एक दम है, जो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के लिए सर्वेंट का शब्द का उपयोग करते हैं। वो किस दम में और किस फ्यूडल मानसिकता के हैं मुझे नहीं पता, मैं उस पर ज़्यादा मेरी जानकारी नहीं है कि उनका फ्यूडल बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से वो अपने अलावा बाकी लोगों को सर्वेंट के रूप में देखते हैं। लेकिन ये बात तो है कि एक बड़े राज्य के 12-14 करोड़ 22 करोड़ 23 करोड़ के आबादी वाले यूपी के एक चुने हुए प्रतिनिधि और उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जब आप सर्वेंट कहते हैं तो माना जाएगा कि आपका जो दम्भ है आपकी सियासत में शायद वो बहुत भारी है। यही चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात आप कह रहे थे कि जब वो लाल किले से कह रहे थे कि ये परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार, जो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जो है इस देश को खोखला कर रहा है, तो आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों के हालात में आप समझ सकते हैं कि ये कितनी भयानक रूप लेती जा रही है। कि आप इंडिया गठबंधन का एक सोलो एजेंडा बनाए हुए हैं, एक जाति जनगणना, और जाति गणना के आधार पे आप कह रहे हैं कि जिनकी आबादी, राहुल गांधी का आजकल जो 5 स्टेट के इलेक्शन में यही नारा ही है, और वो घूम घूम के बताते हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो सवाल ये उठता है उसकी आबादी और उतने हक में, जब अखिलेश यादव को कल पूछा गया कि आप लोकसभा के चुनाव का जो कैंडिडेट का अनाउंस करने जा रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन का आपके साथ सीट शेयरिंग का है, हो गया है, मसला पूरा हो गया, तो उनका जवाब था कि इंडिया गठबंधन में हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, 80 की 80 सीट जीतता है। और वो 80 के 80 सीट के लिए पहली प्राथमिकता क्या है, तो ये भी आप देख लीजिए कि 80 से 80 के 80 सीट जीतने के लिए पहली प्राथमिकता है परिवार, और उस परिवार के 6 लीडर जो है, नेता, उनके अपने कोई चाचा है, भतीजा है, दूसरे रिश्तेदार हैं, वो एक ही परिवार से है जो 6 लोग को सपा टिकट देने जा रही है, वो उनका एक वीआईपी कैंडिडेट है। और जो इसको कहा गया, सपा ने एक वीआईपी का लोकसभा का चुनाव का अपना ये बनाया हुआ है, तो उसके लिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि हम नवरात्रा के समय में कभी भी जारी कर सकते हैं, यानी सपा कैंडिडेट देने में अपनी बढ़त लेगी अपने परिवार को आगे करके। यही बात आप कमोबेश आप बिहार में देख सकते हैं, यही बात आप तेलंगाना में देख सकते हैं, बाकी जगह पे देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि जिसकी आबादी उतनी भागीदारी में जब आप परिवार ही बैठे हुए हैं तो क्यों लोगों के साथ आप मजाक कर रहे हैं। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, ये जो दूसरी पार्टियां हैं वो यह आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगाती रही हैं कि आपके यहाँ भी जो नेता हैं उनके पुत्रों को, पुत्रियों को चुनाव लड़ाया गया है। बावजूद इसके अगर हम इसको इस तरह से भी समझना चाहें कि ये जो पूरी ओबीसी की पॉलिटिक्स के पीछे अभी जो एक कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो, या जो दूसरी पार्टियां हैं वो जिस तरह से लगी हुई हैं, कितना मुश्किल में बीजेपी को लग रहा है कि उनका वोट इंटैक्ट है, या कहीं कुछ तैयारी करने की जरूरत है आपको? देखिए निखिल, जैसे से 2024 का आगे बढ़ता जाएगा, तमाम लोग तरह से विभाजन की रेखाएं और गहरी खींचने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। ये विभाजन कभी मजहब के आधार पर किया जाए, या ये विभाजन हिंदुओं के भीतर जाति की खाई के रूप में एक गहरी चौड़ाई, इसमें गहराई बनाई जाए, इसके लिए एक लगातार प्रयास किया जाएगा। देखिए, ये जब जाति के उत्थान की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जाति का उत्थान अगर करते तो अच्छा होता, लेकिन जाति का उत्थान करने की बजाय अपने परिवार का उत्थान करने का केवल काम करते हैं। अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा पारिवारिक कुनबा रहा है,
18 वर्ष की आयु जिसने प्राप्त कर ली उसको किसी को जिला पंचायत सदस्य बना दिया, किसी को ब्लॉक प्रमुख बना दिया, किसी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया, किसी को विधायक, किसी को सांसद, किसी को एमएलसी, किसी को राज्यसभा। इस प्रकार से सबसे बड़ा पारिवारिक कुनबा देश की राजनीति में अगर कहीं कोई है तो वो समाजवादी पार्टी का है। और इसी नाते समाजवादी पार्टी के उस पारिवारिक कुनबे का अहंकार अखिलेश यादव जी के सर माथे चढ़ करके बोल रहा है। जब वो उत्तर प्रदेश के निर्वाचित उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को सर्वेंट पुकारते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप परिश्रम करके, नारे लगा करके, झंडा लगा करके, लाठी खा करके, जन सामान्य के विषयों से जुड़ करके अगर सत्ता तक आए होते, केंद्र तक पहुंचे होते, पद पाए होते, तो शायद आप इस प्रकार की अभिमान की भाषा ना होती। अखिलेश यादव जी की अभिमान की भाषा ये परिचायक है कि उनको तस्तरी में परोस करके मिला है। और आपने जो सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी भी नेता पुत्रों को टिकट देने का काम करती है या नेताओं के परिजनों को टिकट देती है, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, देखिए किसी नेता के परिजन ने कोई अपराध नहीं किया है कि उसको राजनीति में आने का अधिकार नहीं है, लेकिन केवल परिजन का होने के नाते ही यह अधिकार मिल जाए कि उसको एमएलए का, एमपी का टिकट मिल जाए, उसको पार्टी में पोर्टफोलियो मिल जाए, तो निश्चित तौर पर चिंता की लकीरें उत्पन्न होती है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का नेतृत्व पार्टी के कार्यकर्ता से धीरे धीरे विकसित होकर के जाता है। कोई भी नारा लगाने वाला, कोई पोस्टर चिपकाने वाला, कोई सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में इस बात की कल्पना की जा सकती है? क्या राष्ट्रीय जनता दल में इस बात की कल्पना की जा सकती है? क्या आज शिवसेना जो आज बाला साहब ठाकरे के बाद चल रही है, क्या इसमें इस बात की कल्पना की जा सकती है? कांग्रेस पार्टी में भी गांधी नेहरू परिवार ने जिस तरह से पूरी पार्टी एक बार बार वंश के पास ट्रांसफर होने का काम हो रहा है, ये परिवारवाद है। यानी सारे निर्णय उसको बोलिए परिवार बैठकर के जुड़े, ये परिवारवाद होता है। जी 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 हमारे साथ में फखरुल हसन चांद जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं। स्वागत है फखरुल हसन चांद जी। आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जिस तरह से जो स्टेटमेंट अखिलेश यादव का आया, उसको तो इसी तौर पर लिया जा रहा है कि आप एक राज्य के चुने हुए व्यक्ति को, उप मुख्यमंत्री को सर्वेंट बता रहे हैं। क्यों ना इसको राजनीतिक दंभ की श्रेणी में रखा जाए। और इस पर जो जवाब आया है उसमें ये बार बार कह रहे हैं कि जी संविधान बचाने के लिए हम कर रहे हैं। संविधान कहाँ खतरे में पड़ रहा है जो उसको बचाने के लिए आप किसी दूसरे नेता को सर्वेंट बताएं? नहीं, संविधान कहाँ खतरे में है, आपकी आजादी कहाँ खतरे में, हमसे बेहतर आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश पर जारी किया था कि मीडिया के लोग अगर कोई खबर करेंगे तो बताना पड़ेगा कि उसके सूत्र क्या हैं, कहां से आपको ये खबर मिली। तो ये संविधान खतरे में, ये अधिकार आपके खतरे में, हमारे अधिकार खतरे में। देखिए, जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम के बयान का, तो जिस तरीके का बयान की आदरणीय अखिलेश यादव जी उछल कूद मचा रहे हैं, ये बयान क्या ब्रजेश पाठक जी को देना चाहिए था? क्या ये भाषा उनकी सही है? एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल, अच्छा, वो गेट फलांग जो क्रॉस करके गए उसके ऊपर ये बयान आया होगा शायद मैं समझता हूं। आप मीडिया वालों ने ही पूछा था, मीडिया वालों ने ही पूछा था कि डिप्टी सीएम का बयान आया है कि आप उछल कूद कर रहे थे, आप गेट फांद के गए हैं। तो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने किया, उसी भाषा में उनका जवाब दिया गया। और एक बात भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तरीके से जान ले, जो जिस भाषा में सवाल करेगा उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा, फिर वो कोई भी हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि उनको अपनी भाषा का स्तर कुछ भी गिरा लेंगे, कुछ भी बोल देंगे, तो अगर आपकी भाषा गिर रही है, आप सोच रहे हो कि भाषा आप कुछ भी बोल दोगे निकल जाओगे, तो ऐसे थोड़ी होता राजनीति में। अच्छा, ये दीवार फांदना फखरुल हसन जी क्या जरूरी था? आपको लगता है कि दीवार फांद के क्या मैसेज देना चाह रहे थे? इसीलिए सवाल शायद उससे जुड़े हुए आएंगे। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो सवाल आया कि ये उछलने कूदने वाली बात, ये बड़ा देखने में बड़ा अजीब लगा कि एक चुने हुए उप मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, और इतने बड़े राज्य के नेता हैं, और अखिलेश यादव जो है दीवार गेट फांद करके वो उस पार जा रहे हैं। आपको ये नहीं और खास तौर पर जी नहीं सुन तो लीजिए, आपको ये आश्चर्य नहीं हुआ कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक नेता विरोधी दल को आखिर गेट फांदना क्यों पड़ा? जेपी की मूर्ति पे अगर माल्यार्पण करना है तो आप उसके लिए रोकेंगे, आप उसके लिए पुलिस लगाएंगे,
गेट में ताला न डाल देंगे। सवाल आपका ये होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है ठीक है, आप गेट बंद कर देना चाहते हो, आप माल्यार्पण नहीं करना देते हो, तो ठीक है। हमारी दरअसल मैं इसको दूसरे तौर पर ले रहा था फखरुल जी। मुझे लग रहा था कि पब्लिक कॉज के लिए अगर कभी गेट फांदा जाता तो शायद पब्लिक उसको उसी तरह से लेती, लेकिन बहरहाल वो आप लोगों की अपनी राजनीति है। राकेश त्रिपाठी जी आपकी बात का जवाब देंगे। राकेश त्रिपाठी जी आपकी बात का जवाब देंगे, उनके लिए काम होते रहेंगे। राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे। ठीक है, राकेश त्रिपाठी। जेपीएनआईसी जिस बिल्डिंग का वो गेट फांद रहे थे, वो जेपीएनआईसी भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उस जेपीएनआईसी को लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण एक जांच कर रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उसको सील कर रखा है, उसकी पूरी एक जांच चल रही है। और जहां कहीं भी जांच चल रही हो वहां उसको प्रभावित करते हुए एक मुख्यमंत्री रहे हुआ व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठे रहे, जिन्हें कानून मालूम है, जो अभी इस समय वर्तमान में विधायक हैं, ऐसे व्यक्ति जब कानून को तोड़ने का काम करता है, कानून लांघने का काम करता है, और किस कारण से, अगर किसी की जान आफत में होती तो ये अगर गेट लांघ गए होते तो निश्चित तौर पर इसको ठीक माना जाता कि देश के लिए आवश्यक था, समाज के लिए आवश्यक था। जयप्रकाश नारायण जी के प्रति इनकी आदर और श्रद्धा होती तो ये उस कांग्रेस की गोद में जाकर न बैठे होते जिस कांग्रेस के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। यानी जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, केवल एक पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट करने के लिए कानून तोड़ना चाहते हैं, कानून की दीवारें फाड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी आलोचना भी होगी, आपकी निंदा भी होगी, और आलोचना और निंदा को स्वीकार करना चाहिए बड़े मन के साथ। अगर जयप्रकाश नारायण जी के विचारों पर चलते तो शायद इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देकर के, और उसको फखरुल हसन चांद जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कहा है वो ठीक किया है और ऐसा ही आगे भी कहेंगे। मुझे लगता है ये शर्मनाक है, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। अगर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के मुंह से वर्तमान उप मुख्यमंत्री के प्रति कोई अपमानजनक टिप्पणी निकल गई, शोभनीय टिप्पणी निकल गई, तो इसे स्वीकार करके इन्हें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए थी। लेकिन फखरुल हसन चांद इस बात को मानते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, तो ठीक है, ये आपकी मानसिकता है। ये मानसिकता देश और प्रदेश की जनता देख रही है। देश और प्रदेश की जनता इस बात का आपको निश्चित तौर पर सबक दिखाने का काम करेगी। वैसे भी आप सर्वेंट कह करके अपमान करने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि हाँ, हम जनता के सेवक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो आप सर्वेंट कह करके जो अपमान करने की चेष्टा कर रहे थे, हम उसको अपमान नहीं बल्कि सम्मान के रूप में देखते हैं कि जनता के सेवक आप भी हैं, जनता के सेवक हम भी हैं। यह है कि जनता ने आपको सेवा करने का अवसर नहीं दिया है, जनता ने हमको सेवा करने का अवसर दिया। ठीक है, ठीक है फखरुल हसन चांद जी, आप जो विपक्ष का गठबंधन है, जी आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल जो है फखरुल जी मेरा फखरुल जी उम्मीद करूंगा कि जैसे आपने इनको बिल्कुल फखरुल जी बिल्कुल अनइंटरप्टेड दूंगा, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। अरे फखरुल जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपको कभी रोका ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसके साथ साथ आप अपना भी जवाब दे दीजिएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में अगर आपकी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उसके बावजूद जो है अभी ये देखने में आ रहा है कि आप अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई नवरात्रि में वो जो वीआईपी सीटें हैं उनके लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, 80 सीटें जीतेंगे। तो किस तरह से गठबंधन में साथ भी रहेंगे और घोषणा भी करेंगे? इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा। आप अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। हमारे मित्र राकेश त्रिपाठी, आप ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की आखिर क्या मजबूरी थी कि आप माल्यार्पण नहीं करने देंगे? ये लोकतंत्र है। क्या आप रोकेंगे एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक नेता विरोधी दल, अगर वो जेपी आप जिन आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, अगर आपने उस इतिहास को पढ़ लिया होता तो मैं समझता हूँ ये शर्मनाक घटना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई कि आप गेट बंद कर देंगे। वही तो वो कह रहे थे शायद फखरुल जी, यही तो राकेश जी कह रहे थे कि जो है उस पर जांच चल रही है। मैं आप अगर आप बीच में अभी तो आप बीच में नहीं बोलो। अच्छा चलिए, अब आप इसको इस तरह से ले रहे हैं तो आप बोल ही लीजिए। मैं तो पॉइंट बता रहा था, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, आप चलिए बोलिए, अनइंटरप्टेड बोलिए। देखिए ब्रजेश पाठक जी का जो बयान था उस पर राकेश त्रिपाठी जी को शर्म नहीं आती है, उनको उसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? आप बताओ कि एक डिप्टी सीएम है, आपकी भाषा क्या है? अगर आप नहीं जाने देंगे, आप जेपी की पे माल्यार्पण नहीं करने देंगे महामूर्ति पे, तो हमारे पास क्या रास्ता बचा है लोकतंत्र में? और जेपी जी का ही वो रास्ता है जो आंदोलन है, जन आंदोलन, कि अगर आप जेपी की मूर्ति पे माल्यार्पण नहीं करने देंगे तो हमारे पास यही रास्ता था, और ये बिल्कुल सही रास्ता था। और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर जो जिस भाषा में जवाब देगा, भाई
वो आप उत्तर प्रदेश की सरकार को एक चुने पूर्व मुख्यमंत्री को रोकने की आखिर आवश्यकता क्या थी? अगर आप न रोकते, हम लोग जाते, समाजवादी माल्यार्पण करते, वापस चले आते। इसमें किसी को क्या रही जांच की बात, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जांचें चल रही हैं और सरकार बदलती है तो सरकार जब बदलेगी तो जांचें बहुत सी होंगी। आज भी हो रही है, आने वाले समय में भी जांच होगी। आपने एक बात और कही थी परिवारवाद की, टिकट घोषित होंगे परिवार के। अनुराग ठाकुर को टिकट नहीं देंगे क्या इस बार आप? पीयूष गोयल को टिकट नहीं देंगे क्या? पंकज सिंह को टिकट नहीं देंगे क्या? और मैं अगर नाम गिनवाना शुरू करूं, ये सब अलग अलग परिवार से आते हैं, ये सारे लोग अलग अलग परिवार से आते हैं। वैसे इस बात का जवाब राकेश त्रिपाठी जी देंगे, लेकिन ये सब अलग अलग परिवार से आते हैं। आते होंगे परिवार जी, तो अलग अलग परिवार से आते हैं, लेकिन परिवारवाद को आगे इस बात पर पहले ही बात कही जा चुकी है कि यदि कोई व्यक्ति है तो उसका बेटा बेटी बैन नहीं हो जाते हैं, लेकिन अगर एक ही परिवार के 6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक समय था जब जी ये ठीक है निखिल, चलिए मैं विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। फखरुल जी, विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। हाँ निखिल जी, ये फखरुद्दीन साहब ये हमारे डिस्कशन को भटका रहे हैं, क्योंकि वो भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको एक बात का विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे जो हम जिस कंटेंट को लेके, जिस सब्जेक्ट को लेके इस डिस्कशन में हम लोगों ने आपको शामिल किया है, प्रज्ञा आप इस पे रहे। आपको जहां महिमा मंडन किसी नेता का करना हो, आपको या राकेश जी को वो करें, वो आप दोनों प्रवक्ता इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जब बात आई थी और आपने उसको सर्वेंट कहा था, तो आप ये बात बताते हुए कि जिसको जैसी जो भाषा है उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी ने, किसी ने पूछ दिया अखिलेश जी को, उनको लेके कोई रिएक्शन मांगना चाहा, तो उन्होंने उसका जात पूछा कि तुम किस जात से हो। ये है उनका संविधान खतरे में पड़ जाता है ना, जब उनको ये लगता है कि जब वो सवाल उनको लगता है कि ये हमारे फेवर क्या नहीं है, तो आप उसको जात पूछते हैं, आप उसका धर्म पूछते हैं। आप एक मिनट आप कहने दीजिए, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं अपने एंकर को बता रहा हूं जो सवाल का जवाब है। आप बाद में बोलेंगे, फखरुल जी सुन लीजिए, आप अपनी बात बाद में रखेंगे। हमारा जो डिस्कशन का लाइन है, हमारा डिस्कशन का लाइन है। आपका क्या फखरुल जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आपकी टॉपिक समाजवादी पार्टी की प्रेस है क्या? आप अपने टॉपिक को कहाँ भटक रहे हैं? आप सुन तो लीजिए। तो ये बात मैं आपको कह रहा था, कम से कम शालीनता, एक दूसरे को और मर्यादा का ज्ञान तो अपना दें। यही मैं तो कह रहा था कि कम से कम शालीनता और मर्यादा का ज्ञान तो अपना दें। आपने जिस मर्यादा और शालीनता का यूपी में दिया है और यूपी में दिखा रहे हैं, तो ये बात सामने में लोगों का जाहिर है। जहां तक बात है निखिल, आज हमारा जो निखिल ले जरा इनको चलिए एक दूसरे को मत बोलिए। फखरुल जी पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आपको हम मौका देंगे जी। सवाल ये है कि आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी अगर अखिलेश यादव मानते हैं कि हम इंडिया गठबंधन का भी समाजवादी पार्टी है, कि वो लगातार वो 3 जो अभी तक इंडिया गठबंधन की जो अभी तक कॉन्फ्रेंस हुई है, बैठकें हुई है, उसमें शामिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के हमारा जो आज का आपका जो सवाल है कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेके, कन्वीनर को लेके अभी तक 3 बैठकों में ये मुद्दा नहीं आया है सामने में। और अखिलेश जी ने ये फ्रेंडली फाइट का नाम देते हुए, अभी आपने देखा कि एक लिस्ट उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए भी जारी किया है, राजस्थान में भी कह रहे हैं कि हम अपने को उतारें क्योंकि वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के फलक पे आना चाहते हैं। अभी वो छत्तीसगढ़ में भी वो कह रहे हैं 2 कैंडिडेट का नाम दिया है। और अभी जब यूपी में बात आई थी तो अखिलेश जी का थोड़े दिन पहले एक आया था बयान, उसमें उन्होंने कहा था कि हम देने वाले हैं। तो वो ये बात कांग्रेस के लिए कह रहे थे कि वो कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे वो अखिलेश तय करेंगे। ये एक जब आप एक अलायंस बनाते हैं, अलायंस की पार्टी बनती है, और जब आप उसमें देने वाले होते हैं तो आप कह सकते हैं कि उस समय में उस अलायंस का चरित्र क्या होगा, उसकी केमिस्ट्री क्या है, आप इस बात से समझ सकते हैं। ठीक है। रही बात कि ये सीधे सीधे जो ये दम्भ है और जो ये अहंकार है, ये अहंकार और इसको ये आक्रामक मानते हैं कि हम इस आक्रामक तेवर से हम बीजेपी को 80 के 80 सीटों पे हराएंगे। तो ये आक्रामक तेवर बनने के लिए जेपी के उसमें माल्यार्पण करने के लिए दीवार फाड़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी पब्लिक कॉज को लेके अगर ये दीवार फांदते हो, अगर पब्लिक कॉज के लिए आप सड़क पे उतरे हो, बताइए 1 साल में यूपी में ऐसा था, कोविड का समय आया, ऐसे कई इस तरह की चीज़ें आई है सामने में, कौन से ऐसे कॉज के लिए अखिलेश यादव सड़क पे निकले यहाँ दीवार फांदे हैं? तो ये सब चीजें लोगों को पता है, लोगों को ये चीज जानता है। हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं, विनोद जी के आक्रामक होंगे। ठीक है विनोद जी, ये बात लोग समझ रहे हैं। कौन सी पार्ट? चलिए ये आपका टॉपिक था। चलिए ठीक है, अब हम पार्टी पे हम टॉपिक पे आ रहे हैं फखरुल जी,
फखरुल जी, जो हमारा मूल प्रश्न था जो मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया कि ये नहीं, मैं दे देता हूं। जी जी मैं दे देता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है और जानकारी इनकी कम है, हमारे मिश्रा जी की। इनको मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई तो उसमें यह तय हुआ था कि जिस राज्य में जो दल बड़ा है, जो ताकतवर दल है, जिसका संगठन बड़ा है, उसके साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में हम स्वीकार करते हैं कांग्रेस बड़ा दल है, हम उनसे सीटें मांगेंगे कि हमको वहां पे सीटें दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस को सीट देगी। मिश्रा जी शायद इस बात को समझ नहीं पाए। दूसरी बात की आदरणीय अखिलेश यादव जी से एक सवाल पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी की वीआईपी सीट पे प्रत्याशी घोषित कर देगी। तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस सवाल के जवाब को देते हुए मीडिया से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वीआईपी सीटों पे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नवरात्र में घोषित कर देगी। ये है आपके सवाल का जवाब। और भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया है, आंतरिक सर्वे, जिसमें वाराणसी, लखनऊ, अमेठी, महाराजगंज, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और जालौन, ये 7 सीटें हैं जिनका काम भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में अच्छा है। और उसके बाद जितनी सीटें हैं या तो खराब प्रदर्शन वाली हैं या औसत प्रदर्शन वाली हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का सर्वे, तो ये सर्वे बीजेपी की है और उसकी जानकारी आपको है। नहीं, न्यूज़ 24 पे देखेंगे आप। ठीक है, चलिए अब एक दूसरे का सर्वे, आप फिर राकेश त्रिपाठी जी भी कोई आपका सर्वे बताएंगे, तो इसलिए अरे मिश्रा जी आपको लिंक भेज देंगे, नंबर भेज दीजिएगा। चलिए नहीं, लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। फखरुल जी ठीक है और फिर देख लीजिए कि जानकारी दुरुस्त हो जाएगी आपकी। ठीक है। वो चलिए, न्यूज रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं फखरुल जी, उस पे एक दूसरे कहेंगे तो फिर अभी राकेश त्रिपाठी भी 2-4 न्यूज रिपोर्ट्स लेके समाजवादी पार्टी का लेकर आएंगे। राकेश त्रिपाठी जी, आपको यहाँ पर बीच में हम लेकर आना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये जो परिवारवाद का मुद्दा है, दरअसल ये जब बात ये कही जाती है कि ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए और जब कास्ट बेस्ड सेंसस की बात आती है, उससे आगे बढ़कर कहीं ना कहीं ये दरअसल परिवारवाद को बचाने की कवायद है, आपको लगता है? 2014 के चुनाव के बाद से देश की राजनीति में एक नए तरह का परिवर्तन है, जहां जातियों को छोड़ करके लोगों ने एक लाभार्थी नया वर्ग उत्पन्न हुआ है। गरीब कल्याण योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जैसे सामान्य व्यक्ति के घर घर तक पहुंचाई है। 4 करोड़ लोगों को अगर उन्होंने पक्की छत दी है, 80 करोड़ लोगों के घर तक राशन पहुंचाया है, 5 लाख रुपए तक का अगर आयुष्मान कार्ड का लाभ पहुंचाया है, 11 करोड़ लोगों तक हमने अगर शौचालय पहुंचाए हैं, 13 करोड़ लोगों के घर तक अगर नल से जल पहुंचाया है, तो एक नया लाभार्थी वर्ग क्रिएट हुआ है। ये वर्ग ना अनुसूचित जाति का है, ये वर्ग ना पिछड़े वर्ग का है, ना सामान्य वर्ग का है, ना अल्पसंख्यक वर्ग का है। ये सभी लोगों को मिला करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, उसको जमीन पर उतार करके दिखाया है। और इसीलिए बौखलाहट आ गई है। वो सारे राजनीतिक दल जो भूरा बाल साफ करो का नारा दिया करते थे, जय भीम के नारा दिया करते थे, MY के समीकरण बनाया करते थे, ये फिर वापस लौट करके उसी पर आए हैं और उसी परिवारवादी, उसी जातिवादी, उसी जहर में फिर से डुबोना चाहते हैं। लेकिन देश आगे बढ़ चुका है, प्रदेश आगे बढ़ चुका है, इस बात को फखरुल चांद जी की पार्टी को समझना होगा। अभी कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम इंडिया अलायंस में अपना हिस्सा मांगेंगे। सच ये है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में 7 कैंडिडेट अब तक समाजवादी पार्टी अपनी घोषित कर चुकी है। बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको हाय हेलो करने को तैयार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी अवस्था में समाजवादी पार्टी का सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के उनकी भाषा खराब हो जाती है और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करने लगते हैं। ये दरअसल ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, अब एक एक करके बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये सवाल जरूर फखरुल हसन चांद जी खड़ा होगा कि आखिर जब गठबंधन में है, गठबंधन में है, गठबंधन में, ठीक है, ये बात जरूर उठेगी सवाल कि जब गठबंधन में है तो आखिर एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट भी पोस्ट करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी भी लड़ाएंगे और फ्रेंडली फाइट करते हुए साथ लड़ेंगे, कैसे होगा ये? देखिए, अनुप्रिया पटेल, संजय राजभर, संजय निषाद, महाराष्ट्र में भाजपा एनडीए में शामिल लोग, बिहार में एनडीए में शामिल लोग और देश के दूसरे हिस्सों में एनडीए में शामिल लोग। अरे क्या अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, राजभर
ये जात की पार्टियां नहीं है, ये परिवार की पार्टी नहीं है। बिहार में जो आपके नहीं, मैं एक दूसरे के खिलाफ जो नहीं चुनाव है। लड़ने की बात है उस पर कमेंट चाह रहा हूं बस, नहीं, क्योंकि हमारे देखिए, प्रोड्यूसर कह रहे हैं समय समाप्त हो गया है, उस पर बोलकर खत्म करिए। जी जी, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। बस डायरेक्ट उस पर आ जाइए, समय खत्म हो गया। फखरुल जी अगली बार जोड़ेंगे तब बताइए। भाई राकेश त्रिपाठी जी ने इतना बड़ा भाषण दिया तो अरे जवाब तो खत्म हो देना गया, बनता अब है। इस पे कहां तक और झगड़ा जात के करेंगे, नाम जल्दी पे अपनी केंद्र बात कहिए। सरकार- जात के नाम पे केंद्र सरकार योजनाएं चला रही। देखिए मैंने अपनी पहली भी अब बात में कहा, देखिए इंडिया गठबंधन समान विचारधारा वाले दलों का गठबंधन है। हम 26 हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचार, देखिए घर में भी 4 लोग होते हैं तो बर्तन से आवाज आती है। कुछ अगर कहीं कोई मुद्दे हैं, कहीं सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में कहीं कोई संशय नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है तो बड़े दिल के साथ किया है। हम जो इंडिया गठबंधन में हैं, जो कांग्रेस है, दूसरे दल हैं, आरएलडी है या दूसरे अन्य दल हैं, उनके साथ बैठ के सीट बंटवारा कर लेंगे। अभी तक कांग्रेस से किसी का सवाल नहीं उठा। ठीक है, दरअसल फखरुल जी, मैं जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं उनकी बात कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, राकेश त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया और फखरुल जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे